ईरान ने सऊदी अरब कुवैत पर बड़ा हमला बोला है और बड़ी रिफाइनरी उन पर हमला बोला गया है। अगले कुछ घंटों में आपको हो सकता है कि दुनिया भर के अंदर साफ तौर पर सीधी एक उथल पुथल दिखाई दे, यानी एक बहुत बड़ा संकट, और उस संकट से हो सकता है कि हम सब आपको गुजरते हुए दिखाई देंगे। अब ये लड़ाई इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका के अपने सहयोगियों ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। ओमान के विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया है, दो टूक जवाब दे दिया है अमेरिका को। और बड़ी बात यह है कि ओमान के अंदर जो आर्थिक तबाही है वो शुरू हो चुकी है। वहां पर कच्चे तेल की कीमत, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत, ओमानी क्रूड ऑयल की कीमत वो $150 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुकी है। और दुनिया भर के अंदर ये जो कीमतें हैं धीरे 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 करके अब उसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जहां पर ईरान की तरफ से कहा गया था कि हम इसको $200 प्रति बैरल लेकर के जाएंगे। और मैं आपको एक इतनी चौंकाने वाली खबर आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप दुनिया की मौजूदा स्थिति पर अगर आप नजर रखे हुए हैं तो आप कहेंगे कि वाकई ये तो बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा एक उलटफेर है। बड़ा उलटफेर ये है कि इस वक्त में रूस और साउथ कोरिया साथ में दिखाई दे रहे हैं। वो रूस जो नॉर्थ कोरिया के साथ में तो बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन साउथ कोरिया उसके संबंध अमेरिका के साथ में है, लेकिन रूस से संपर्क किया है साउथ कोरिया ने। और साउथ कोरिया रूस से तेल खरीदने पर अब विचार कर रहा है, यानी तकरीबन बातचीत हो चुकी है, तब जाकर के खबरें हम तक पहुंच रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर बहुत आगे तक बातचीत जा चुकी है। दुनिया का एक तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त में बहुत भारी उथल पुथल से जो है वो गुजर रहा है। और इस सबके बीच में अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी गलती है, जिसको आने वाले कुछ घंटों में, जिसकी तपस हम सब महसूस करेंगे, जिसका तापमान, जिसका एक तरीके से आप ये कहिए झटका, वो हम सब महसूस करेंगे। अब ये कहेंगे आप कि भारत में सब कुछ तो सामान्य चल रहा है, आम जनजीवन बस उसी तरह से चल रहा है, सच्चाई है उसी तरह से चल रहा है, लेकिन अंदर खाने उतना चल नहीं पा रहा है। अंदर खाने ना जाने किस तरीके से सरकार इसको रोक करके रखी हुई है, और मैं आपको बहुत उदाहरण के साथ में इसको समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीरें देख लीजिए आप। कुवैत के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और कुवैत के ऊपर ये ड्रोन से अटैक किया गया है। कुवैत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला बोला गया है। ये कुवैत की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जिस पर हमला हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है कि किस तरीके से कुवैत में एक भीषण हमला वो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। और न केवल कुवैत पर हमला हुआ है, बल्कि सऊदी अरब में अरामको के अंदर भी बड़ा भारी हमला हुआ है। और वहां पर भी रिफाइनरी, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है अरामको, वहां पर भी हमला हुआ है। यानी अब जो है वो हमले एयरबेस पर नहीं हो रहे हैं, अब हमले वो कोई बिल्डिंगों पर नहीं हो रहे हैं, सैन्य अड्डों पर हमले नहीं हो रहे हैं। अब जो हमले हो रहे हैं वो कोई अस्पताल या स्कूल पर नहीं हो रहे हैं। अब जो हमले हो रहे हैं वो कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी खास वीवीआईपी के ठिकाने पर हमले हो रहे हैं। अब जो हमले हो रहे हैं वो ऑयल फैसिलिटीज़ पर और उसके साथ साथ गैस फैसिलिटीज़ पर हमले हो रहे हैं। और ये जो दो आग है, ऑयल और गैस की जो आग है साहब, ये बुझती नहीं है। हम कभी सुना करते थे कि फलां जगह पर आग लग गई है, या फिर कई बार ये पढ़ा करते थे कि इराक के अंदर, इराक के कुओं में आग लग गई है, बुझ नहीं रही है इतने दिन से। इस तरह की बातें सामने आती थी। लेकिन ये आग अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि कैसे ऑयल के डिपो वो ख़त्म कर दिए जा रहे हैं, गैस की फैसिलिटी उस पर हमला बोला जा रहा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि भाई बस 2-4 दिन की बात है, इस जंग को हम इस हफ्ते में ही खत्म कर देंगे, इस हफ्ते में ही, उससे पहले ही ये जंग खत्म हो जाएगी। इस तरह की बातें जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उनके सामने अब ओमान के विदेश मंत्री, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये ओमान के विदेश मंत्री हैं
और ओमान के विदेश मंत्री की तरफ से क्या कहा गया है वो जरा देख सुनिए। इन्होंने कहा है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति पर नियंत्रण खो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सहयोगी देशों को उसे इस समस्या से बाहर निकालना चाहिए। समझ रहे हैं आप कुछ? ओमान जैसा देश, पैसे हैं ओमान के पास में, अच्छी खासी अर्थव्यवस्था है, रुतबा है, और ओमान ही एक तरीके से मध्यस्थता का काम भी कर रहा था। जिनेवा के अंदर जो बातचीत चल रही थी उसमें यही ओमान के विदेश मंत्री थे जिनका नाम है बद्र अल बुसैदी। ये बद्र अल बुसैदी यही मध्यस्थता करवा रहे थे और यही एक प्रस्ताव जो कि दोनों देशों के बीच में शांति का प्रस्ताव था उसको पब्लिश करने वाले थे। लेकिन इन्हीं के उस प्रस्ताव के पास होने से पहले पहले अमेरिका ने हमला कर दिया। दरअसल जब आपके सिर पर अहंकार चढ़ जाए, जब अहंकार की हवा जब आपके सिर के अंदर घुस जाए तो फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। आपको लगता है कि आप दुनिया को मसल करके रख देंगे, आप बहुत बड़े बादशाह हैं, आप तीरम खां हैं और आप ना जाने क्या कर देंगे दुनिया के अंदर, बहुत बड़े 30 मार खां हैं आप। जब आपको ये लगता है ना तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। और आज वही विदेश मंत्री, आज ओमान के वही विदेश मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये अमेरिका की जो विदेश नीति है वो पूरी तरह से उस कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहा है अब अमेरिका का, यानी इजराइल चला रहा है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने इस बात को कह दिया है। और किस किस का मुंह बंद कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप? आपके अपने लोग। अभी परसों जो जिन्होंने इस्तीफा दिया, मैंने पहले आपको खबर बताई थी, परसों रात को जो है कि इस्तीफा हुआ, और उस इस्तीफे के बाद में जो कि एंटी टेरर सेल के हेड थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देने के बाद अब वो जगह जगह पर घूम घूम करके इंटरव्यू दे रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं उनके सामने, और वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो अमेरिका है, ये अमेरिका अब अमेरिका नहीं है, ये अमेरिका नहीं है, ये इजराइल का पिट्ठू है। ये बातें उनकी तरफ से कही जा रही है। ये जो अमेरिका है इसको अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं चला रहे हैं बल्कि इजराइल के लोग चला रहे हैं। ये बात तो गाये बगाए पहले से भी साफ थी कि भाई अमेरिका के अंदर बाहर के लोग हैं वही चला रहे हैं, अमेरिका के अंदर जो जोनिस्ट हैं इजराइल के वही चला रहे हैं, वही हर जगह पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखिए अपने लोग खुल करके कहने लगे हैं। जब ओमान के विदेश मंत्री वहां से भी ये बयान सामने आए तो फिर क्या ही कहा जाए। अब जरा ये खबर आप देखिए, रूस और साउथ कोरिया की खबर, ये बड़ी दिलचस्प है ये खबर, और एक तरीके से दुनिया किस तरीके से बदल रही है इसको आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, और कैसे हाहाकार मचने वाला है। साउथ कोरिया वो रूस से बात कर रहा है। साउथ कोरिया जो कि यूं मान करके चलिए कि ऐसे रिश्ते हैं जिसमें 36 का आंकड़ा, मैं भारत पाकिस्तान का तो एग्जाम्पल यहां पर नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप कम भी मत मानिए। जब कोरिया का एक तरीके से बंटवारा हुआ तो उस वक्त में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जब बने तो साउथ कोरिया वो अमेरिका की तरफ चला गया, अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर दिखाई दिया, और नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो रूस का रहा। और इसीलिए चूंकि नॉर्थ कोरिया के साथ में किम जोंग उन के साथ में बहुत अच्छे शानदार रिश्ते हैं पुतिन के, और इसीलिए साउथ कोरिया एक तरीके से दुश्मन ही मानता रहा, क्योंकि किम जोंग उन रूस की मदद से लगातार उनके ऊपर हमले बोलते रहते, और किम जोंग उन वैसे भी अपने आप में बहुत सक्षम है, पावरफुल है। लेकिन ये देखिए साहब, मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था कि इस जंग में अगर कोई विनर है तो रूस है। सबसे बड़ा विनर इस जंग का अगर कोई है तो रूस है। रूस जहां पर अपना तेल $60 प्रति बैरल पर नहीं बेच पा रहा था, उसके ऊपर इतने सारे सेंक्शन लगे हुए थे, अब वही तेल वो 110 पर आज बेच रहा है, 105 के आसपास आज बेच रहा है। और अभी तो ये बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ऊपर, कम से कम मान करके चलिए आप 125-30 तक तो जरूर जाएगा। और ईरान तो कह रहा है कि हम इसको $200 प्रति बैरल लेकर के जाएंगे। हालांकि $125-30 प्रति बैरल भी अगर तेल चला गया तब भी दुनिया के अंदर हाहाकार मचेगा, क्योंकि जो महंगाई दर है जिस तरीके से बेहताशा बढ़ेगी। मैं आज भी किसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि जो पैसा है वो संभाल करके रखिए, इस पैसे को इस वक्त में फिजूल खर्ची में उड़ा देना आगे आने वाले समय में बहुत तरसा देगा, क्योंकि भारत में भी महंगाई बेरोजगारी पहले से ही थी, और अब इस युद्ध के बाद में सबको मौका मिल जाएगा, सब चौका लगाएंगे और सब युद्ध के नाम पर पर्ची फाड़ देंगे, यानी नौकरियां जाएंगी, मंदी आएगी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि युद्ध की वजह से लगातार
गुजरात के अंदर मैंने आपको अभी इससे पहले वाली खबर में दिखाया कि मोरबी में फैक्ट्रियां बंद हो गई है, गैस की फैक्ट्री, वहां पर टाइल्स की फैक्ट्री थी, गैस से वो टाइल्स जो है बनती हैं और गैस नहीं पहुंच पा रही है। नरेंद्र मोदी के सामने इलेक्शन है तो सारी जो गैस सप्लाई है जो फैक्ट्रियों में जा रही थी, कंपनियों में जा रही थी, उसको लोगों के लिए पहुंचा दिया गया है। तो अब जो दिक्कतें हैं, अब नरेंद्र मोदी इसको कब तक संभाल पाएंगे? हो सकता है कि अगर ये क्राइसिस और बढ़ता रहा तो नरेंद्र मोदी को भी बीच चुनाव में हाथ खड़े करने पड़ जाएंगे, मान करके चलिए आप। और विपक्ष, जो भारत का विपक्ष है, वो इस बात को पहले ही भुना रहा है कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने फायदे के लिए अपने गले में एक मेडल लटकाने के चक्कर में पूरी दुनिया में एक तो ये मैसेज दे दिया कि भारत इस युद्ध में इजराइल के साथ है। भारत को इस युद्ध का पता था, यानी नरेंद्र मोदी को पता था कि युद्ध होने वाला है और जब तक वो नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा और उसके बाद होगा, बहुत सारी बातें। और इस चीज को ममता बनर्जी भुनाएगी। नरेंद्र मोदी इसीलिए कुंडली मार करके बैठे हुए तेल के दामों के ऊपर, गैस के दाम पर, कि किसी तरीके से पेट्रोल, डीजल, गैस के जो दाम है वो ना बढ़े और जो लाइनें लगी हुई हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है, वो किसी तरीके से रुक जाए, थम जाए, ये इलेक्शन कम से कम पूरे हो जाए। ये 29 अप्रैल जो बंगाल में वोटिंग की तारीख है, उससे पहले असम का चुनाव जो संपन्न हो जाएगा, ये किसी तरीके से एक बार निपट जाए। 4 मई को नतीजे आने हैं भारत में, 4 मई को 5 राज्यों में, बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु। 4 मई को, 4 मई के बाद में आपको तस्वीर जो है साफ तौर पर बदली हुई नजर आएगी। लेकिन 4 मई भी आसान नहीं है साहब। अभी तो हम बात कर रहे हैं, आज 19 मार्च है, यानी इस महीने के 12 दिन हैं अभी, और उसके बाद में पूरा अप्रैल काटना। कुल मिलाकर के आप यूं समझिए 42-43 दिन कम से कम। और इन इतने दिनों को युद्ध में झेल पाना आसान काम नहीं है। ये बुलबुला जो है फूट सकता है, और ये बुलबुला अगर फूटा तो नरेंद्र मोदी के लिए भी बहुत बड़ा, एक तरीके से आप ये कहिए कि झटका होगा। सवाल इस बात का है कि जब साउथ कोरिया को रूस से बात करनी पड़ रही है, मांगना पड़ रहा है तेल, एनर्जी लगातार खत्म हो रही है, ऐसे में कैसे और किस तरीके से जो है वो बचाएंगे आप अपने आप को? और बड़ी बात तो ये है कि अगर नरेंद्र मोदी यहां पर नहीं बचा पाए तो यानी 2 झटके लगेंगे। इलेक्शन में सरकार असम के अंदर हाथ से चली जाएगी, बंगाल में जो ख्वाब था वो ख्वाब में ही रह जाएगा, केरल में उम्मीद थी ही नहीं, तमिलनाडु में उम्मीद थी ही नहीं। यानी कुल मिलाकर के ना घर के रहे और ना घाट के रहे, तो बड़ा नुकसान। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया में उथल पुथल, और इस उथल पुथल को आप कब तक कैसे संभाल सकते हैं? अब से कुछ देर पहले रणधीर जायसवाल, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, कई देशों ने भारत से संपर्क किया है ऊर्जा के लिए। मैंने आपको 2 दिन पहले भी खबर बताई थी मैंने आपको, और मैंने कहा था कि निश्चित तौर पर भारत का फायदा भी हो सकता है। और वो किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि रूस से हम क्रूड ऑयल लेंगे और अमेरिका ने ना चाहते हुए हमको छूट दे दी है कि साहब खरीद लो आप। और जो 30 अप्रैल की तारीख जो पहले रखी गई थी कि 30 अप्रैल तक आप खरीद सकते हैं, उस तारीख को जो है वो और बढ़ा दिया गया था। अब एक तरीके से आप देखें तो भारत वहां से तेल लेकर के आएगा, रिफाइन करेगा। मैंने आपको बताया था कि 5वीं बड़ी, सबसे दुनिया के अंदर अगर आप कहें तो लार्जेस्ट रिफाइनरी वो हमारे देश में गिनी जाती है। हम रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके दुनिया को बेचेंगे, अलग अलग मुल्कों को बेचेंगे हम। लेकिन साहब बात यह है कि तेल तो मिल जाएगा, गैस का क्या करेंगे? गैस जो है वो खाड़ी देशों से आती है, गैस की वजह से बाकी के धंधे चौपट होंगे, और केवल तेल खरीद करके प्रॉफिट कमा लेंगे, उससे भरपाई सारी नहीं हो पाएगी। एक प्रॉफिट होगा हमें, ठीक बात है, लेकिन बाकी नुकसान को कैसे आप झेलेंगे? बाकी जो नुकसान हो रहा है, बाकी जो कारखाने बंद हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं गैस की वजह से। और यूरोप इस युद्ध का अगर कोई सबसे बड़ा लूजर है तो वो यूरोप है, सबसे बड़ा विनर है तो रूस है। रूस दिन दुगनी चार, मतलब एक तरीके से वो कहते हैं ना, जो दिन दुगनी रात चौगनी, उतना जो है वो मुनाफा इस वक्त में कमा रहा है। 5 उंगलियां घी में है। ईरान का साथ भी दे रहा है, ईरान के साथ भी खड़ा है, अमेरिका को बात भी करनी पड़ रही है। पुतिन से 1 घंटा बात हुई ट्रंप की। ये सारी चीजें चल रही हैं, और इस बीच में ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि भाई अपन छोड़ने वाले नहीं हैं, हम पर हमला हुआ, आपने हमको लाइसेंस दे दिया, हम मारेंगे। और यकीन मानिए कि अगर खाड़ी देशों ने ईरान के ऑयल फैसिलिटी को, वहां की गैस फैसिलिटी को तबाह कर दिया,
ईरान किसी कीमत पर नहीं मानेगा और ईरान फिर हर हालत में खाड़ी के देशों की ऑयल और तेल फैसिलिटी को तबाह कर देगा। और उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर जो तस्वीर बदलेगी ना, उसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहीं से खाड़ी देशों से ही तेल और गैस जो है वो सप्लाई होती है आधी से ज्यादा दुनिया के अंदर। वेनेजुएला से आप कितना हासिल कर लेंगे? अमेरिका अपना घर पक्का करके बैठा हुआ है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी प्यारी है, सब राजनीति है साहब। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी प्यारी है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर के अंदर, तो वो अपनी कुर्सी पक्की करके बैठे हुए कि नवंबर तक हिलना भी नहीं चाहिए पत्ता यहां पर, वरना दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। और वो पूरा जो वेनेजुएला का सोर्स है, तब तक उसको पूरी तरह से रिफाइनरी वगैरह तैयार करना। देखिए एक बात और समझ लीजिए आप, इस बीच में आपको समझा देता हूं बिल्कुल आसान भाषा में। रूस से जो हम तेल लेकर के आते हैं, क्रूड ऑयल, और उसके साथ में हम जो मिडिल ईस्ट के देशों से क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं और वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल लेकर के आते हैं, इसको कुछ अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा यूं समझिए, उदाहरण के जरिए मैं आपको बता रहा हूं। जो खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल आता है उसको रिफाइन करने के लिए हमें 25 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। रूस से आता है क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करने के लिए हमें 50 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और वेनेजुएला से जो तेल आता है उसको रिफाइन करने के लिए हमें 75 पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यानी सबसे फाइन अगर कहीं का तेल है तो वो यहां का है, खाड़ी देशों का। खाड़ी देशों ने तो इसीलिए तरक्की की है क्योंकि उनका जो तेल है, जैसे ही उनको तेल मिला, पहले था क्या, लेकिन जैसे ही तेल मिला उसके बाद में तो पूरी कायाकल्प हो गई इनकी। अभी आप जो देख रहे हैं दुबई की शेखों की एक आप देखते हैं आलीशान लाइफ, वो कैसे आई है? तेल से आई है सब। खाड़ी देशों से जो तेल आता है वो बहुत कम खर्चे में जो है वो रिफाइन हो जाता है। और बाकी वेनेजुएला का जो तेल है वो बहुत हार्ड तेल है। मैं कल एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर जो है वो एक तरीके से शेयर होते हैं और पाइप के जरिए ईरान से जो तेल आ जाता है। और फिर उसके बाद में कैंपर, जो आप यहाँ पर भारत में देखते हैं, जो बड़े बड़े कैंपर हैं, क्या बोलते हैं उनको, पिकअप गाड़ी। भारत में आप देखते हैं जो पिकअप गाड़ी है, उसी तरह की कुछ गाड़ियों में पाकिस्तान के अंदर फिर वो छोटे छोटे उसमें भर करके पाइप के जरिए जो तेल ले आते हैं, फिर इंजन से उसको एक गड्ढे में डाल देते हैं। गड्ढे में डाल करके फिर जो पिकअप नुमा गाड़ी होती है उसमें कैंपर भर भर करके और फिर उसके बाद में आगे उसको बेच देते हैं। ये इलीगल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इलीगल तरीके से, इस तरीके। और वो बहुत बड़ा एक तरीके से आप ये कहिए कि वहाँ पर जो इलीगल लॉबी है वो जो काम करती है, पूरी की पूरी जो ऑयल लॉबी है, उसको बहुत मोटा बेनिफिट जो है इससे होता है। तो बहरहाल ये सब कुछ चल रहा है और इस युद्ध को ठहर करके देखने की, समझने की ज़रूरत है। जो नहीं देख रहे हैं वो बहुत पछताने वाले हैं। जो नहीं समझ रहे हैं कि युद्ध की मार कितनी भयंकर होने वाली है, वो बहुत पछताने वाले हैं। और अब जो ये नया एक तरीके से ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप मारो हमारे ऑयल पर, हम मारेंगे आपके ऑयल पर, ये कुल मिलाकर के ये है कि तेल और गैस दोनों जो है ख़त्म हो जाएगा और दुनिया फिर देखती रहेगी। कटोरा हाथ में आ जाएगा साहब, कटोरा, हाहाकार मचेगा। आप सोच लीजिए कि क्या हालत होने वाली है। तो शेयर कीजिए इस खबर को। और लगातार मेरी कोशिश है कि मैं जो कुछ भी चल रहा है इस वक्त में दुनिया के अंदर, उस सब को समेट करके आप तक लेकर के आऊँ, उसको पहुँचाऊँ और आसान भाषा में आप उस चीज़ को समझ सकें, गहराई के साथ में समझ सकें। ये मेरी कोशिश है। आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं, जो एक्सप्लेन मैं जिस तरीके से करता हूँ वो कैसा आपको लग रहा है, आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और कैसे चीज़ों को हम दुरुस्त कर सकते हैं। आपके विचार, आपके आइडियाज़ वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, ताकि मेरी समझ में भी, मेरी जानकारी में भी और इजाफा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।